थिंक रिफॉर्म लॉ ये अभी इस पे काफ़ी डिबेट होगी। आपसे बात करने का हमारा मकसद ये है कि हम उमर खालिद को डिकोड करें आपके थ्रू। एक बड़ा सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उमर खालिद ही इज़ अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन क्रिकेट लवर एंड यू आर अ टिपिकल बंगाली फुटबॉल लवर। ये मैच मेकिंग कैसे हुई? नहीं देखिए, वैसे मतलब मैच मेकिंग वगैरह छोड़ दीजिए। हम लोग मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वी ऑल वर स्टूडेंट्स एंड हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जहाँ हमें सवाल उठाना सिखाया जाता था, क्रिटिकल होना सिखाया जाता था। बीइंग क्रिटिकल, बीइंग डिसेंटिंग was appreciated in Jawaharlal Nehru University. We still are very proud citizens because we are critical citizens. Basically, हम सबकी मतलब हमारे जितने भी दोस्त हैं, हम सबकी जो एक दूसरे से जुड़ाव है वो पॉलिटिक्स से ही आया है, एक्टिविज्म से आया है, ऐसे ही सवाल उठाने से आया है। तो हाँ, वो क्रिकेट फुटबॉल वाला मामला है। डेफिनेटली मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, उमर फुटबॉल नहीं देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं। एंड ज्योत्सना, व्हाट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर अगर किसी के ऊपर कि पुलिस की दबिश हो या पुलिस उनसे पूछताछ करे, किसी केस में लोग घिरते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है किससे सबसे पहले बात हुई है, कौन करीबी है, कौन फैमिली वाले, उन लोगों से भी पूछताछ शुरू होती है, उन लोगों को उठाया जाता है। तो ऐसी भी एक सोसाइटी है जो जब ऐसे केसेस लोगों के सामने आते हैं तो वो डर जाती है, वो दूर हो जाते हैं। बट थ्रू आउट आप कनेक्टेड रहीं और एक पिलर की तरह उमर के साथ खड़ी हुई हैं। तो ये बॉन्ड कहाँ से आपने डेवलप किया? क्या ये जस्ट बिकॉज कि आपका वो बैकग्राउंड है एक्टिविज्म वाला, वहाँ से आया? थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, मतलब बेसिकली वही है। देखिए, आप जब इस पूरे केस के पॉलिटिक्स को समझ जाते हैं ना कि क्यों हो रहा है। हम सब लोग आवाज़ उठाए थे सीएए के खिलाफ। हम आज भी मानते हैं कि सीएए जैसे कानून या ऑल इंडिया एनआरसी जो बात हो रहा था उस टाइम, उसके खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठाए थे। हमें लगा था कि ये देश की डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, और जो हमें मंजूर नहीं था। हम सब ने मिल के आवाज़ उठाए थे। हम में से हमारे 18 दोस्त को उठा के इस केस में डाला गया, और वो सारे लोग हमारे ही जैसा आवाज़ उठा रहा था, लेकिन उन लोगों को टारगेट किया गया, जेल में डाला गया। तो ये सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त हैं जो इन सब के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जो पीछे नहीं हटा है, जो हिम्मत दिखाया है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम कन्विक्शन। हमें तो पता है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं, और जो हो रहा है हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है। किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, आपके कोई दोस्त के साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो आप चुप बैठ सकते हो क्या? मतलब ये कानूनी लड़ाई है और ये लंबी चलेगी, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। उमर खालिद को हम आपके थ्रू समझने की कोशिश करें। मीडिया में, पब्लिक फिगर में उमर की क्या इमेज है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। बट 5.5 साल हो गए तकरीबन उमर खालिद को जेल के अंदर। आप उनसे रेगुलर मिलने जाती हैं जब भी आपको मौका मिलता है। उन 5 सालों में उमर की ज़िंदगी जेल के अंदर कैसी रही है, कैसे वो जेल के अंदर जी रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, ये डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। बाहर का उमर और जेल के अंदर का उमर कैसा है? देखिए, मतलब जेल इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। एक मतलब किसी को भी ऐसे जिंदान के अंदर रहना अच्छा नहीं रहता, जहाँ आपका बेसिक फ्रीडम नहीं है। वो अच्छा जगह तो नहीं है। ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है सबके लिए। मतलब इस समय और उसी से पहले, बस जेल जाने से पहले उमर पूरे देश में करीब 40-45 जगह घूम रहा था। वो एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद जो हुआ कि लॉकडाउन आ गया, पैंडेमिक शुरू हो गई, हम सबकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया, और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। तो एक ठहराव का दौर चल रहा है उसके ज़िंदगी में तब से ही। बनो ज्योत्सना की ज़िंदगी ठहर गई है क्या? 5 साल सलाखों के पीछे उमर, और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। 1 साल तक आप अपील भी नहीं कर सकते ज़मानत के लिए। बनो ज्योत्सना कहाँ है? हाँ, नहीं देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में ही एक ठहराव तो आ गया है। वो तो मतलब डेफिनेटली ये ज़िंदगी तो ऐसे तो नहीं होती अगर ये अरेस्ट नहीं होता और वो जेल में नहीं जाता। हमारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं होती, पर
हाँ मतलब आई थिंक वो जवाब रह गया बीच में, हम उसकी डिटेल जानना चाहेंगे कि पूरा दिन कैसे गुजरता है उमर का जेल में, जब आप बात करती हैं उनसे तो। देखिए वो बहुत किताबें पढ़ रहा है, ये तो एक बहुत मतलब अच्छी बात, कुछ भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि जेल में रहना अच्छी बात नहीं है। बट हाँ मैं वो सीए का बात इसीलिए लेके आई थी क्योंकि उस टाइम इतना घूम रहा था, वो कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद लॉकडाउन से ही हम बहुत सारे लोग किताब पढ़ना शुरू किया, मतलब वो एक टाइम हो गया था जब किताब में भी वेंट बैक टू बुक्स। पर उमर उसके बाद भी जेल में, मतलब करीब करीब अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 400 बुक उसका हम लोग पहुंचा चुके हैं अंदर। और तिहाड़ में लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, तो लाइब्रेरी से भी उसको किताबें मिलती हैं। तो ये फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन? दोनों। शेक्सपियर ऐसा बन के कुछ निकलेंगे बाहर? हाँ शेक्सपियर बन के बाहर निकलेंगे? हाँ वो लिखता अच्छा है, लिखने का वो उसका पहले से भी उसका फ्लेयर ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी रही है। अभी इतने सारे किताब पढ़ने का असर तो होता ही है, मतलब बुक पढ़ने से भी तो आपका लिटरेरी फ्लेयर बढ़ता है ना। तो आपकी हाँ मीटिंग कैसे होती है वहाँ पे? तो मैं विजुअली वो समझना चाहता हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है जेल में रहना आपने कहा अच्छा नहीं होता, और अच्छा नहीं होता है। फिर कोई भी जेल में मिलने के लिए जाए वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आम जनता को, आम पब्लिक को नहीं पता कि जेल की जो मीटिंग्स होती है, लोग तो कहते हैं मुलाकात है, हाँ बट वो मुलाकात होती देखिए कैसी है? वो सामने सामने मुलाकात तो नहीं होती है। जी। तो एक ग्लास वॉल होता है, ग्लास वॉल के दोनों तरफ एक टेलीफोन रहता है, अच्छा, जैसे आप आवाज़ भी नहीं लैंडलाइन सुन फोन। सकते बिना फ़ोन के? नहीं, तो वो लैंडलाइन फ़ोन, अक्सर लैंडलाइन फ़ोन ख़राब मिलता है, फिर वो क्यूबिकल छोड़ के दूसरा क्यूबिकल देखना पड़ता है। फिर भी आई वुड से कि तिहाड़ का जो पूरा मतलब सिस्टम है वो बहुत सारे जेल से काफ़ी बेहतर है। तो क्यूबिकल्स रहता है, तो आपकी प्राइवेसी भी रहती है उस तरीके से आपको बात करने का, और फ़ोन पे ही बात होता है। आधा घंटा टाइम अलॉटेड होता है, लेकिन थोड़ा मतलब 5-10 मिनट और मिल जाता है उसमें। ज्योत्सना जी, उमर को आप काफ़ी अरसे से जानती हैं, तो शुरुआत में उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, कैसा उनका नेचर था? शुरू से ही ऐसे रिबेलियस रहे या फिर मे बी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसके बाद ये बदलाव हुआ? नहीं, वो शुरू से ही काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, रिबेलियस, मतलब एक जैसे जेएनयू में तो सारे रेबल होते हैं, जी, जी। आपको पता होगा। तो सारे लोग ही एक लेवल क्रांतिकारी तक होते हैं, अपनी बिल्कुल। क्रांतिकारी मानते हैं, फिर धीरे धीरे लोग मैच्योर भी हो जाते हैं। लेकिन 2016 में जो जेएनयू के ऊपर पूरा हमला हुआ था, और वो जो घटना हुई, जी। पहली बार में जो हम लोग हो गए ना कि हम लोग, मतलब उमर, खास करके उमर, अनिर्बान कन्हैया, जो लोग उस टाइम जिनका नाम था, अचानक से जो बोलते कैटापुल्टेड हो जाना, मतलब एक पब्लिक फेस बन जाना, जिसमें जैसे आपने भी बोला कि लोग अच्छे तरीके से भी देखते हैं और विलन, मतलब हीरो भी है और विलन भी है। मतलब बहुत लोगों के लिए पेट्रियाटिक है, बहुत लोगों के लिए एंटी नेशनल है। तो तभी से थोड़ा ना पब्लिक लाइफ में हम लोग आ गए, जो हम आना नहीं चाहते थे शायद। मतलब रास्ते में लोग पहचान जाना, या एक पब्लिक फिगर बन जाना एक तरीके से, वो उमर को दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे मुझे दिक्कत होती है, मुझे मतलब आई डोंट लाइक पब्लिक लाइफ, आई वांट टू रिमेन एनोनिमस, पर वो रहा नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं रहा। कोई हमसे कंसेंट नहीं लिए उस चीज़ को लेके, कोई पूछा नहीं कि आप पब्लिक बनना चाहते भी हो या नहीं, हालात ऐसे हो गए। तो हाँ, उसके चलते साइकोलॉजिकली भी उसका काफ़ी असर पड़ा।